कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत आज सीमा रेखा एकांकी का अध्ययन करेंगे। सीमा रेखा एकांकी बहुत चर्चित एकांकी है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। सीमा रेखा एकांकी का हम समग्र मूल्यांकन करेंगे, इसके पात्रों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस एकांकी का महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इस पूरे प्रकरण में हम सीमा रेखा एकांकी की व्याख्यात्मक आलोचना भी करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम सीमा रेखा एकांकी के पात्रों के बारे में जानते हैं। सीमा रेखा एकांकी में 4 पुरुष पात्र हैं और 4 महिला पात्र हैं। कुल 8 पात्र हैं इस एकांकी में। अब एक एक पात्र का हम परिचय जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी चंद्र, शरद चंद्र, सुभाष चंद्र और कैप्टन विजय के बारे में हम जान लेते हैं। एक ही परिवार है, एक ही परिवार की ये चारों भाई हैं और क्रमशः ये उनकी चारों पत्नियां हैं। लक्ष्मी चंद्र पेशे से व्यापारी हैं, यह सबसे बड़े भाई हैं इस परिवार के। इनकी पत्नी है तारा। क्रमशः दूसरे नंबर के भाई हैं शरद चंद्र। शरद चंद्र सरकार में उप मंत्री हैं, इनकी पत्नी है अन्नपूर्णा। तीसरे नंबर के भाई सुभाष चंद्र हैं, यह जन नेता हैं, जनता के बीच राजनीति करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, इनकी पत्नी है सविता। और चौथे नंबर के भाई हैं कैप्टन विजय, यह सरकार की ओर से पुलिस अधिकारी हैं। कैप्टन विजय की पत्नी है उमा। नीचे जो चारों महिला पात्र हैं, इनमें हम चारों में से सबसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में इस एकांकी में सविता को देखेंगे। सविता एक ऐसी पात्र है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती हैं और जनतंत्र में जनता और सरकार की भूमिका कैसी होनी चाहिए इस पर बराबर प्रकाश डालती हैं। एकांकी का मूल्यांकन करते हैं। इस एकांकी में, सीमा रेखा एकांकी में हमें कई चीजें जानने को मिलेंगी। पहली बात कि सीमा रेखा एकांकी एक रेडियो एकांकी है। जब हम इसका जिक्र करते हैं रेडियो पर तो क्रमशः हम पात्रों का नाम लेकर फिर उनके संवाद बोलते हैं। रेडियो एकांकी होते हुए भी यह एकांकी इस प्रकार की एकांकी है जिसका हम रंगमंच पर भी अभिनय कर सकते हैं, तो अभिनेता की दृष्टि से भी यह एकांकी सफल एकांकी मानी जाती है। इस एकांकी के तत्व क्या हैं? एकांकी कला के आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले इसके तत्वों के बारे में जान लें। एकांकी के तत्व, उसके कथानक, उसके संवाद, उसके पात्र, ये सब एकांकी के तत्व होते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वह है शीर्षक। सीमा रेखा एकांकी का यह शीर्षक, यह नाम क्यों पड़ा है? सीमा रेखा, जब हम यह नाम सुनते हैं तो एक कौतूहल आता है हमारे अंदर, एक जिज्ञासा आती है कि आखिर इस नाम के पीछे लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। इस एकांकी में हम जानेंगे कि सीमा रेखा क्या है, किस बात की सीमा रेखा की चर्चा लेखक करना चाहते हैं। उसके लिए हमें एकांकी का कथानक जानना पड़ेगा, यानी एकांकी का दूसरा तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, एकांकी का कथानक। पूरे एकांकी की मूल कथा क्या है? पूरे एकांकी की मूल कथा यह है कि एक परिवार में जो 4 भाई हैं, लक्ष्मी चंद्र, शरद चंद्र, सुभाष चंद्र और कैप्टन विजय, ये 4 अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इनके अलग अलग व्यवसाय हैं। बड़े भाई व्यापारी हैं, दूसरे भाई उप मंत्री हैं, तीसरे भाई जन नेता हैं, चौथे भाई पुलिस के अधिकारी हैं। और इसी कारण शरद चंद्र और कैप्टन विजय ये 2 सरकार के पक्ष में बात करते हैं, जबकि व्यापारी लक्ष्मी चंद्र और जन नेता सुभाष चंद्र जनता के पक्ष में बात करते हैं। एकांकी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर बातचीत हो रही है। परिवार के सदस्य शरद चंद्र के कमरे में इस प्रकार की बातचीत करते हैं जिससे ये पता चलता है कि जनता का पक्ष क्या है और सरकार का पक्ष क्या है।
तभी एक फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र का 10 वर्ष का पुत्र अरविंद एक भीड़, जो जनता की भीड़ है, उसके बीच में पहुंच गया है और जनता उग्र हो रही है। उग्र जनता को रोकने के लिए पुलिस लगाई गई है और पुलिस अचानक जनता को जब कंट्रोल नहीं कर पाती, उनको नियंत्रित नहीं कर पाती, तब वह गोलियां चलाती है। उस गोलीबारी में एक व्यक्ति मारा जाता है। वह व्यक्ति है परिवार के सबसे बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र का पुत्र अरविंद। अरविंद की आयु केवल 10 वर्ष है और जनता के पक्ष से यह भारी क्षति होती है। पुलिस की गोली का शिकार परिवार का सदस्य अरविंद हो जाता है। पुलिस की उस टीम का नेतृत्व करने वालों में कैप्टन विजय भी है। परिवार में कोहराम मच जाता है, सभी लांछन लगाने लगते हैं कैप्टन विजय के ऊपर। कुछ ही देर पश्चात कैप्टन विजय का आगमन होता है और लक्ष्मी चंद्र तथा उनकी पत्नी तारा उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। हालांकि उन आरोपों से शरद चंद्र सरकार के पक्ष में होते हुए बचाव भी करते हैं और पूछते हैं कि आखिर जनता उग्र हो जाए, मॉब लिंचिंग जैसी समस्या आने लगे, जनता का आंदोलन इस स्तर पर पहुंच जाए जहां कुछ भी नियंत्रण में न रहे, तब सरकार की वहां भूमिका क्या है? क्या सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? कैप्टन विजय भी यह प्रश्न उठाते हैं। उनके पक्ष में उमा भी इस बात पर प्रश्न करती है कि जब जनता ही अनियंत्रित हो जाए, अराजकता फैलने लगे, तब सरकार की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? जब जनता मरने मारने पर उतारू हो, तब क्या करना चाहिए? इस बात के जवाब में सुभाष चंद्र, सविता और तारा अलग अलग तर्क देते हैं। सविता कहती हैं कि सरकार के पक्ष में जो लोग चले जाते हैं वह शरद चंद्र से कहती हैं, क्योंकि वह शासक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, कि आप निरंकुश होते जा रहे हैं, आप अपने आप को केवल शासक मान बैठे हैं। कुछ ही देर पश्चात इस तरह की बातचीत से आजीज आकर कैप्टन विजय पुनः जनता के बीच में भीड़ का सामना करने के लिए पहुंच जाते हैं और उनके साथ सरकार के विरुद्ध जनता का साथ देने के लिए सुभाष चंद्र भी चले जाते हैं। भीड़ इतनी उग्र हो गई है कि वह किसी के रोके नहीं रुकती और अनियंत्रित भीड़ के हाथों क्रमशः सुभाष चंद्र और कैप्टन विजय भी मारे जाते हैं। भीड़ उन्हें कुचलते हुए आगे चली जाती है। एकांकी यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। यह पता चलता है कि जनता के पक्ष में अरविंद और सुभाष चंद्र मारे गए हैं, सरकार के पक्ष में कैप्टन विजय मारे गए हैं। यह जनता की क्षति है, यह सरकार की क्षति है। यहां प्रश्न आ खड़ा उठता है कि क्या जनता और सरकार किसी देश के अंदर अलग अलग है? क्या उनके बीच कोई सीमा रेखा है? क्या कोई विभाजक रेखा है जनता और सरकार के बीच, कि जनता या सरकार की क्षति पूरे देश की क्षति है? अब हम आते हैं देश काल व वातावरण पर। यह एकांकी एक ऐसे परिवेश में है जहां एक संभ्रांत परिवार के उपमंत्री शरद चंद्र का कमरा है। उस कमरे में परिवार के सभी सदस्य वार्तालाप कर रहे हैं और बाहर जो जनता की भीड़ है नगर के अंदर, उस भीड़ द्वारा जो जो घटनाएं हो रही हैं वो सूचना क्रमशः कमरे के अंदर जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, शरद चंद्र और कैप्टन विजय, उनके तक पहुंच रही है। हमें नेपथ्य से यह पता चलता रहता है कि जनता अब क्या कर रही है। जनता बैंक के पास इकट्ठा हो जाती है और फिर हमलावर हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। इस तरह इस एकांकी का जो वातावरण है, इसका जो समय है, इसका जो स्थान है, वह हमारा जाना पहचाना जगह और स्थान समय लगता है। आज भी वो समस्या कमोबेश बनी हुई है। समय समय पर हम देखते हैं कि देश में अलग अलग तरह के आंदोलन होते हैं। उस आंदोलन में जन धन की भारी क्षति होती है, सरकार का पक्ष हो या जनता का पक्ष हो।
सभी के अपने अपने तर्क होते हैं। उन तर्कों का, उन विवादों का कोई निश्चित अंत नहीं होता और क्रमशः यह सिलसिला चलता रहता है। हम देखेंगे इस एकांकी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। वैसे तो इस एकांकी के सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एकांकी में एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी ने इस प्रकार की पात्र योजना की है, इस प्रकार के चरित्र हमारे सामने रखे हैं जो अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए समाज के अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर कोई व्यापारी हो सकता है कि हम जननेता हो सकता है कि हम सरकार के विरुद्ध जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। ये सभी जो चरित्र हैं, ये सभी जो पात्र हैं, वो ऐसे ही चरित्र हैं कि हमारे आसपास के, हमारे जाने पहचाने चरित्र लगते हैं। संवाद कैसे हैं इस एकांकी के? इस एकांकी के संवाद बहुत ही रोचक और प्रभावशाली है। वह हमें उद्वेलित करते हैं, हमारे मनोवेग को हवा देते हैं और हम यह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि वास्तव में लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। एक संवाद आता है सविता का, वह कहती है कि आप भूल गए हैं कि जनराज में कोई शासक नहीं होता, सब सेवक होते हैं। जब इस तरह का कथन, जब इस तरह का संवाद सुनाई देता है तो सहज ही जो पाठक है या जो श्रोता है वह रोमांचित होने लगता है। तो संवाद की दृष्टि से यह एकांकी एकदम प्रवाहपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ती है। इस एकांकी की भाषा शैली कैसी है? बहुत ही साधारण आम बोलचाल की भाषा है, कहीं कहीं नाटकीयता भी है, कहीं कहीं रोमांच के लिए अलग अलग सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। टेलीफोन की घंटी बजती है, टेलीफोन की घंटी बजने के बाद जो उधर से आवाज आ रही है वो क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार की परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए लेखक ने कई तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। लेकिन वह शब्दावली रहस्य लपेटे हुए है तो भी सहज, बोधगम्य और हमारे आम बोलचाल की भाषा की शब्दावली है। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? इस एकांकी का उद्देश्य बहुत महान है। जनतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कई बार समझौता देखा जाता है, सरकारें कर रही हैं। जनता कई बार उग्र होकर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार की गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण जनता को भारी क्षति होती है। ऐसी परिस्थितियों में जनता की भूमिका क्या है और सरकार की भूमिका क्या है, इन बातों के प्रति यह एकांकी हमें सतर्क करती है, सचेत करती है। सीमा रेखा एकांकी की प्रासंगिकता और महत्व यहीं से इंगित होता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमा रेखा एकांकी की प्रासंगिकता क्या है। तो पहली प्रासंगिकता यह है कि यह एकांकी संदेश देती है कि जनराज में, जनतंत्र में सरकार की भूमिका कैसी है। दूसरा, यह एकांकी आंख मूंदकर जनता का समर्थन नहीं करती। यह कहती है कि जब जनता अराजक भीड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो हम उसे केवल भीड़ कहेंगे। वह भीड़ का कोई नियम नहीं होता, भीड़ का कोई कानून नहीं होता और ऐसी भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। तीसरी प्रासंगिकता क्या है कि आधुनिक परिवेश में यह एकांकी लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान दिलाती है। सबके अपने अपने निहित स्वार्थ हैं और उन निहित स्वार्थों का टकराव भी अवश्यंभावी है। कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि जो आज का परिवेश है उस परिवेश में सरकार को उसकी भूमिका का ठीक से निर्वहन करने दिया जाए। सरकारी नीतियों को कई तरह से देखा, जांचा, परखा जाए। सरकार के भी नियामक हों, उन पर भी नियंत्रण हो और इस तरह का संतुलित नियंत्रण हो कि लोकपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चुनाव आयोग है, इन सब के बीच एक संतुलन बना रहे और कोई गलत नीति ना निकल कर आए। जनता की भूमिका भी निर्धारित होनी चाहिए। जनता कभी भी लोकतांत्रिक ढंग से ही आंदोलन या धरना करे, अपनी मांगे रखे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करे। तो कुल मिला के हमने सीमा रेखा एकांकी के महत्व को भी समझ लिया है। एक पंक्ति है यहाँ
जनता के नेता अब पुलिस की गाड़ी में ही जा सकते हैं। यह कथन सविता का है और यह कथन इस पूरे एकांकी का आधार है। यह एकांकी कह रही है कि सरकार को ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार के मुलाजिमों को ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार में चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें जनता से ही खतरा महसूस होने लगे, उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठ के जनता के बीच जाना पड़े। जनता के बीच जो प्रतिनिधि जनता के बीच से चुनकर आता है, उसकी भूमिका, उसका दायित्व इस बात के अनुकूल हो कि वह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करे, वह सबको जोड़े, सबकी समस्याओं को समझे और उसके निराकरण के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत काम करे। इस बात को जनता भी जाने कि क्या क्या परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब पारदर्शिता पूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से वह व्यवस्था सफल रहेगी। कुल मिलाकर जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा, कोई सीमा रेखा नहीं होती। यही इस एकांकी का अंतिम उद्देश्य है, यह बताना उद्देश्य है कि सीमा रेखा मत तय करिए, सरकार या जनता की क्षति पूरे देश की क्षति है। बहुत बहुत धन्यवाद।